किस हड़प्पाई स्थल से शवों के अंत्येष्टि के 3 विधियों के प्रमाण मिले? देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बात हम आपको बता रहे हैं, हड़प्पा काल से संबंधित प्रश्न है। हड़प्पा काल में जो अंतिम संस्कार होता था, अंतिम संस्कार मतलब मृत्यु के बाद जो दफनाया जाता है या जलाया जाता है वही अंतिम संस्कार कहलाता है। तो हड़प्पा काल में अंतिम संस्कार की 3 विधियां प्रचलित थी, और हड़प्पा काल में अंतिम संस्कार की जो 3 विधियां प्रचलित थी, एक था आंशिक, दूसरा था पूर्ण, एक था आंशिक समाधान, वही आंशिक समाधान, दूसरा था पूर्ण समाधान, और तीसरा दाह संस्कार, तीसरा दाह संस्कार। अलग अलग भागों में हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अंतिम संस्कार के अलग अलग विधियां प्रचलित थी, लेकिन हड़प्पाई स्थलों में एक बड़ा हड़प्पाई स्थल था राजस्थान में स्थित कालीबंगा, और राजस्थान में स्थित जो कालीबंगा बड़ा हड़प्पाई स्थल था, यहां अंतिम संस्कार के तीनों विधियां प्रचलित था। मतलब यहां पर जो है दाह संस्कार की विधियां भी प्रचलित थी, यहां पर आपको आंशिक समाधान भी था और पूर्ण समाधान भी था। तीनों प्रकार की विधियां जो है आपको कालीबंगा में प्रचलित था। कालीबंगा राजस्थान में है, और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। भारत में स्थित सभी हड़प्पाई स्थलों में सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल राखीगढ़ी। चनहुद्रो पाकिस्तान में सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर है, और बनावली कहां है? हरियाणा में, हरियाणा में है। सबसे उत्तम कोटि के जौ का प्रमाण कहां से मिला? वनावली से मिला। कहां से? वनावली से मिला है। अलंकृत हाथी, लिपस्टिक, कंघा, यह सब का प्रमाण कहां से मिला है? चनहुद्रो से, चनहुद्रो से मिला है। समझ गए? याद रखिएगा। किस हिंदू ग्रंथ में सर्वप्रथम महिलाओं की संपत्ति के अधिकार के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? महिलाओं के अधिकार की संपत्ति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है याज्ञवल्क्य स्मृति में, याज्ञवल्क्य स्मृति में। और देखिए जो याज्ञवल्क्य स्मृति है, इसके ऊपर 2 टीका लिखा गया है। इसके ऊपर जो 2 टीका लिखा गया है, एक मिताक्षरा नाम से लिखा गया है, और दूसरा जो है आपको दायभाग नाम से लिखा गया है। दायभाग नाम से लिखा गया है। जो मिताक्षरा है, मिताक्षरा की रचना आपको विज्ञानेश्वर ने किया है, विज्ञानेश्वर ने किया है। और दायभाग की अगर हम लोग बात करें तो दायभाग की रचना किया है आपको जीमूतवाहन, जीमूतवाहन ने किया है। तो जो आपको मिताक्षरा और दायभाग नामक साहित्य है, ये दोनों याज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर लिखा गया जो है आपको टीका है। समझ गए? और सभी स्मृति ग्रंथों में जो सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ माना जाता है वह आपको मनु स्मृति को माना जाता है। फिर जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की अगर आप बात करेंगे तो सभी ब्राह्मण ग्रंथों में देखिए वेद को समझने के लिए ही सभी वेदों के ऊपर अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। उसमें यजुर्वेद के ऊपर शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है, और यजुर्वेद के ऊपर जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। और जो जबालोपनिषद है, यहां से 4 आश्रम, मानव जीवन को जो 4 आश्रम में बांटा गया है उसकी चर्चा जो है आपको जबालोपनिषद में देखने को मिलता है। भारत में गंधार शैली की कला का विकास प्रभावित है। यानी प्रश्न यह पूछा जा रहा है, भारत में गंधार शैली कला का विकास किसके आगमन से हुआ है? तो भारत में गंधार शैली कला का विकास जो है आपको यूनानियों के आक्रमण से हुआ है, यूनानियों के आक्रमण से हुआ है। और जो गंधार कला शैली है, गंधार कला शैली जो है भारतीय और यूनानियों का मिश्रण है। भारतीय कला शैली और यूनानी कला शैली का मिश्रण है आपको गंधार कला शैली। मौर्य काल में अदेवमातृक भूमि किसे कहा जाता था? देखिए मौर्य काल में अदेवमातृक भूमि, मौर्य काल में अदेवमातृक भूमि, देखिए ध्यान दीजिएगा, वैसी भूमि जहां पर बिना वर्षा के भी या बिना पानी के भी खेती हो जाता था, उसी भूमि को मौर्य काल में अदेवमातृक भूमि कहा जाता था। तो मौर्य काल में अदेवमातृक भूमि उसे कहा जाता था जहां बिना वर्षा द्वारा खेती हो जाती थी। इनमें से
किसका संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से रहा है? हरिसेन, वीरसेन, पृथ्वीसेन, पर्णदत्त। देखिए ध्यान दीजिएगा, हरिसेन, हरिसेन की अगर आप बात करेंगे तो हरिसेन का संबंध रहा है समुद्रगुप्त से। हरिसेन का संबंध रहा है समुद्रगुप्त से। हरिसेन का दरबारी कभी नहीं था जी। समुद्रगुप्त, हरिसेन, समुद्रगुप्त का दरबारी कभी था हरिसेन। हरिसेन, और इन्होंने जो है प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की है। और हरिसेन ने जो है आपको प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की है। प्रयाग प्रशस्ति लेख, प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना है आपको हरिसेन ने किया है। हरिसेन ने किया है। और अगर प्रयाग प्रशस्ति लेख पर आप यकीन करें तो आपको यह मानना होगा कि समुद्रगुप्त को अपने जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा। वीरसेन, वीरसेन का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहक था वीरसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहक, संधि विग्रहक, चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहक था वीरसेन। संधि विग्रहक का मतलब क्या होता है? युद्ध एवं शांति का मंत्री। युद्ध एवं शांति का मंत्री। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहक अर्थात युद्ध एवं शांति का मंत्री था आपको वीरसेन। वही आपको पृथ्वीसेन और पर्णदत्त। पृथ्वीसेन की अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वीसेन का संबंध है आपको कुमारगुप्त से। पृथ्वीसेन का संबंध है कुमारगुप्त प्रथम से। वही कुमारगुप्त प्रथम जिन्होंने नालंदा में विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कौन करवाया? कुमारगुप्त प्रथम। तो जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया उस कुमारगुप्त का मंत्री हुआ करता था पृथ्वीसेन। फिर आपको जो पर्णदत्त है, पर्णदत्त का संबंध अस्कंदगुप्त से है। पर्णदत्त का संबंध किससे है? अस्कंदगुप्त से। अस्कंदगुप्त, वही अस्कंदगुप्त के विषय में हम आपको बता रहे हैं जिस अस्कंदगुप्त के समय हूण आक्रमण होने प्रारंभ हुए थे। हूण आक्रमण होने प्रारंभ हुए थे सर्वप्रथम अस्कंदगुप्त के समय में ही जो है आपको हूण आक्रमण हुआ था। और इस हूण आक्रमण से गुप्त साम्राज्य सबसे ज्यादा विचलित हुआ था। गुप्त साम्राज्य हूण आक्रमण से जो है आपको सबसे ज्यादा विचलित हुआ था। सबसे ज्यादा विचलित हुआ था। अस्कंदगुप्त का मंत्री था पर्णदत्त और कुमारगुप्त का मंत्री था पृथ्वीसेन। आंसर हो जाएगा वीरसेन। निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन सुल्तान अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था? सल्तनत कालीन सुल्तानों में बहलौल लोदी, बहलौल लोदी अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। बहलौल लोदी जो है अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। मकसद अली कहकर पुकारता था। और बहलौल लोदी की अगर आप बात करेंगे, लोदी वंश का संस्थापक था। और जो लोदी वंश है भारत में शासन करने वाला पहला अफगानी मूल का वंश है। भारत में शासन करने वाला पहला अफगानी मूल का वंश लोदी वंश था। और उस वंश की स्थापना बहलौल लोदी ने की। अर्थात भारत में प्रथम अफगानी सत्ता का संस्थापक माना जाता बहलौल लोदी को। ये अपने सरदारों का काफी ज्यादा सम्मान किया करता था। अपने सरदारों के खड़ा रहने पर यह भी खड़ा रहा करता था। और ये अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। कल के क्वेश्चन को आप याद कीजिए। कौन सुल्तान कहा था अगर मैं अपने गुलामों को भी पालकी में बैठा दूं और अपने सरदार को कहूं कंधा पे उठा ले तो कंधा पे उठा लेगा सिकंदर लोदी। कल भी ये बात हम आपको बताए हुए थे, समझ गए? तो आंसर हो जाएगा बहलौल लोदी। वही जहां भारत में अफगानी वंश का प्रथम संस्थापक बहलौल लोदी को माना जाता है, वही भारत में अफगानी वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने जो सूरी वंश को स्थापित किया था वह द्वितीय अफगानी वंश के तौर पर जो है इतिहास में आपको जाना जाता है। अब इसमें सिकंदर लोदी के विषय में एक बात और आप याद रखिएगा। ऐसे एक प्रश्न कल बताए थे, एक बात और आप याद रखिएगा। इससे पहले भी और भी बहुत सारे प्रश्न सिकंदर लोदी से संबंधित आए हैं। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने ही स्थापित किया था। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत की राजधानी आगरा भी सिकंदर लोदी ने ही बनवाया था, समझ गए? और फिरोज शाह तुगलक की अगर हम लोग बात करें, दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान हुए सभी सुल्तानों में सबसे कल्याणकारी शासक जो है आपको फिरोज शाह तुगलक हुआ। इनके द्वारा ही जो है आपको दारुल सफा नामक खैराती अस्पताल का निर्माण करवाया गया। इनके द्वारा ही बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए रोजगार दफ्तर का निर्माण करवाया गया। सबसे ज्यादा दासों की संख्या, गुलामों की संख्या इन्हीं के समय हुआ करती थी। तो गुलामों की देखरेख हेतु जो है इन्होंने दीवाने बंदगान नामक एक दास विभाग का गठन किया था। इन्होंने ही
दीवाने इस्तिहाक नामक पेंशन विभाग का गठन किया। इन्होंने ही दीवाने खैरात नामक दान विभाग का गठन किया था। फिर इल्तुतमिश की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली को बनाया था। ऐबक जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, उनकी राजधानी लाहौर हुआ करती थी। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम राजधानी लाहौर हुआ करती थी। लाहौर से हटाकर दिल्ली सल्तनत की राजधानी को दिल्ली बनाने का काम इल्तुतमिश ने ही किया था। मुगल वंश में सर्वप्रथम उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था। मुगल वंश में सर्वप्रथम उत्तराधिकारी का युद्ध जहांगीर की मृत्यु के बाद हुआ था। जहांगीर की मृत्यु के बाद हुआ था। देखिए क्या हुआ था जानते हैं। देखिए, मुगल बादशाहों का एक से अधिक पत्नी, लगभग सब मुगल बादशाह का, अधिकतर मुगल बादशाह का यह कहानी था। अधिकतर मुगल बादशाह की एक से अधिक पत्नी। जहांगीर की भी कई सारी पत्नियां थी। जहांगीर की कई पत्नियों में एक रुखसाना बानो बेगम थी। रुखसाना बानो बेगम। जहांगीर को अपनी पत्नी रुखसाना बानो बेगम से एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, उसका नाम था शहरयार। तो जहांगीर का बेटा शहरयार था और शहरयार की मां थी रुखसाना बानो बेगम। फिर जहांगीर की एक पत्नी थी नूरजहां। नूरजहां, जहांगीर की एक पत्नी नूरजहां भी थी। नूरजहां का जब जहांगीर से विवाह हुआ था, उससे पहले नूरजहां का विवाह अली कुली बेग के साथ हुआ था। अली कुली बेग के साथ हुआ था। और नूरजहां को अली कुली बेग से एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी, उसका नाम था लाडली बेगम। तो नूरजहां को अपने पहले पति अली कुली बेग से एक बेटी हुई थी, उसका नाम था लाडली बेगम। अली कुली बेग के निधन होने के बाद नूरजहां मुगल दरबार में रहने लगी। और जब मुगल दरबार में रहने लगी तो उसी दौरान नवरोज त्योहार मनाया जा रहा था मुगल दरबार में। तो जहांगीर का नजर पड़ा नूरजहां पर और उसकी सुंदरता को देखते हुए जहांगीर नूरजहां से निकाह कर लिया। और इसके बाद नूरजहां जहांगीर की पत्नी हो गई। और फिर नूरजहां अपनी बेटी लाडली बेगम का विवाह शहरयार के साथ करवाया और नूरजहां ने अपना दामाद बना लिया शहरयार को। और जब जहांगीर का निधन हुआ तो नूरजहां यह चाहती थी कि जहांगीर का उत्तराधिकारी उसका दामाद शहरयार बने। तो नूरजहां के निधन होने पर, जहांगीर के निधन होने पर नूरजहां ने जहांगीर का उत्तराधिकारी शहरयार को घोषित कर दिया। लेकिन जहांगीर का बेटा था खुर्रम, जिसे इतिहास में शाहजहां के नाम से जाना जाता है। खुर्रम राजनीतिक तौर पर ज्यादा मजबूत था। खुर्रम ने विरोध किया और फिर खुर्रम और शहरयार, खुर्रम भी जहांगीर का ही बेटा था और शहरयार भी जहांगीर का ही बेटा था। जहांगीर के बाद बादशाह बनने को लेकर खुर्रम और शहरयार के बीच सर्वप्रथम उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ जहांगीर के मृत्यु के बाद। और यह सिलसिला लगभग तब तक चलता रहा जब जहांगीर के मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बनने को लेकर उत्तराधिकारी के युद्ध हुए। तो यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक मुगल सत्ता का अंत नहीं हो गया। तो आंसर हो जाएगा जहांगीर की मृत्यु के बाद। भोपाल के युद्ध संबंधित है। देखिए, जो भोपाल का युद्ध संबंधित है, भोपाल का युद्ध जो है आपको मराठा साम्राज्य से संबंधित है। मराठा साम्राज्य से संबंधित है। मराठा साम्राज्य आप सब लोग जानते हैं, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज को माना जाता है। और मराठा साम्राज्य के अंतर्गत जो है दो कर प्रचलित था, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी नामक जो है आपको दो कर मराठा साम्राज्य के अंतर्गत प्रचलित था। मराठा साम्राज्य और हैदराबाद के निजाम, मराठा साम्राज्य और हैदराबाद के निजाम के बीच दो युद्ध हुए हैं चौथ और सरदेशमुखी को लेकर ही। एक हुआ है पालखेड़ा का युद्ध और एक हुआ है भोपाल का युद्ध। पालखेड़ा के युद्ध की अगर हम लोग बात करें
जो पालखेड़ा का युद्ध है यह हुआ है 1728 और एक हुआ है आपको भोपाल का युद्ध। भोपाल के युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो जो भोपाल का युद्ध है यह 1737-38 यह दोनों युद्ध मराठा साम्राज्य और हैदराबाद के निजाम के बीच हुआ है। इस समय मराठा पेशवा हुआ करता था बाजीराव प्रथम। इस समय मराठा पेशवा हुआ करता था बाजीराव प्रथम और इस समय हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे निजामुल मुल्क। दोनों युद्ध में हैदराबाद के निजामुल मुल्क ही थे और दोनों युद्ध में मराठा साम्राज्य के पेशवा जो है आपको बाजीराव प्रथम ही थे। और दोनों युद्धों में पालखेड़ा का युद्ध जो कि 1728 में हुआ है और भोपाल का युद्ध जो कि 1737-38 में हुआ है, इन दोनों युद्धों में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम की जीत हुई है। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम की जो है आपको जीत हुई है और दोनों युद्धों में निजामुल मुल्क की हार हुई है। और इन दोनों युद्धों के माध्यम से हैदराबाद के निजामुल मुल्क ने मराठों को चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर देना जो है आपको स्वीकार किया। मराठों को चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर देना स्वीकार किया। तो यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाएंगे तो भोपाल के युद्ध का संबंध है मराठा साम्राज्य और हैदराबाद से, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो आंसर हो जाएगा मराठा साम्राज्य। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। वही भारत में सर्वप्रथम समाचार पत्र शुरू करने का श्रेय जाता है जेम्स ऑगस्टस हिकी को भारत में समाचार पत्र शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। समाचार पत्र शुरू करने का श्रेय दिया जाता है और भारत का जो प्रथम समाचार पत्र है वह है आपको द बंगाल गजट भारत का प्रथम समाचार पत्र है। यह समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा 1780 ईस्वी में जो है आपको शुरू किया गया था। 1780 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो भारत में समाचार पत्र शुरू करने का श्रेय दिया जाता है हिक्की को और भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है राजा राम मोहन राय को। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस संविधान का निर्माण किया गया? कांग्रेस के 1908 के मद्रास अधिवेशन के दौरान, कांग्रेस के 1908 के मद्रास अधिवेशन के दौरान जो है आपको कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया और इस मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किया था रास बिहारी घोष ने। रास बिहारी घोष ने। इसके बाद 1909 लाहौर, 1909 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था, इस लाहौर में हो रहे वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। और इस अधिवेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसी अधिवेशन में ही भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय लॉर्ड रिपन को घोषित किया गया था। 1909 के लाहौर अधिवेशन में ही भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय जो है आपको लॉर्ड रिपन को घोषित किया गया। 1903 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता लाल मोहन घोष ने किया था। लाल मोहन घोष ने किया था। और 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। और इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने धन के निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया। प्रथम कारखाना अधिनियम जो 1881 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया था, यह अधिनियम लाया गया था। यह अधिनियम बच्चों के शोषण को कम करने के लिए लाया गया था। यह अधिनियम बच्चों के शोषण को कम करने के लिए लाया गया था। यह बात किस आधार पर कह सकते हैं? तो यह बात इस आधार पर कह सकते हैं क्योंकि इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था, प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में यह प्रावधान किया गया था कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में शामिल नहीं किया जाएगा
और दूसरी बात यह कही गई थी कि 7 से जो 12 आयु वर्ग के बच्चे हैं उन्हें अधिक से अधिक 9 घंटा ही कारखाना में काम करने दिया जाएगा, उससे अधिक समय के लिए कारखाना में उन्हें काम करने नहीं दिया जाएगा। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं जो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 है जो कि रिपन के समय आया था, यह बच्चों को शोषण से बचाने का काम किया। वहीं द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 में आया है। द्वितीय कारखाना अधिनियम जो 1891 में आया है यह लॉर्ड लैंसडाउन के समय आया है, लैंसडाउन के समय आया है, और यह अधिनियम महिलाओं को शोषण से बचाने का काम करता है, महिलाओं को शोषण से बचाने का काम करता है। तो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में बच्चों को शोषण से बचाता है, और द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 में आया जो बच्चों को, जो महिलाओं को शोषण से बचाता है, महिला को शोषण से बचाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, मतलब कौन गलत है, कौन सा विकल्प सही नहीं है मतलब कौन गलत है। समाचार पत्र और संपादक, बंगदूत द्वारकानाथ टैगोर सही है। मिरातुल अखबार सर सैयद अहमद खान नहीं, मिरातुल अखबार की शुरुआत की गई है राजा राम मोहन राय। फिर सर सैयद अहमद खान के द्वारा सभ्यता और नैतिकता या तहजीबुल अखलाक नामक समाचार पत्र निकाला गया था। उदंड मार्तन जुगल किशोर सही है। द हिंदू वीर राघवाचारी सही है। आंसर हो जाएगा बी, यही सही सुमेलित नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर का गांधी जी के बारे में कथन, भारत की एकता और उसकी सामाजिक अखंडता के लिए यह उत्कृष्ट बलिदान है। हमारे व्यथित हृदय आपकी महान तपस्या का आदर व प्रेम के साथ अनुकरण करेंगे, यह कथन संबंधित है। यह संबंधित है पूना पैक्ट से। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको 16 अगस्त 1932 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड ने जो सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी, उस सांप्रदायिक पंचाट के घोषणा के खिलाफ ही महात्मा गांधी पूना के यरबदा जेल में 20 सितंबर 1932 ईस्वी से आमरण अनशन पर बैठ गए। और जब गांधी जी 20 सितंबर 1932 ईस्वी से आमरण अनशन पर बैठे तो उन्होंने यह घोषणा किया कि जब तक सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा वापस नहीं होती है तब तक हम आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। जब तक सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा वापस नहीं होती है तब तक हम आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। यह घोषणा जो है आपको किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तत्पश्चात मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद सबके सहयोग से महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच जो है पूना के यरबदा जेल में समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट या पूना समझौता कहा जाता है। अब डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच ही समझौता क्यों हुआ? देखिए, गांधी जी जो पूना के यरबदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन पर बैठे थे सांप्रदायिक पंचाट के घोषणा के खिलाफ, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कहने पर किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कहने पर ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी। तो अगर भीमराव अंबेडकर चाहते तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उसे वापस ले सकते थे। तो इसी वजह से जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सांप्रदायिक पंचाट को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कहने पर वापस ले, इसी को लेकर जो है पूना पैक्ट या पूना समझौता जो है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। इसी आमरण अनशन से काफी प्रभावित रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, और फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है गांधी जी को लेकर जो है यह बात कही कि भारत की एकता और उसकी सामाजिक अखंडता के लिए यह उत्कृष्ट बलिदान है। हमारे व्यथित हृदय आपकी महान तपस्या का आदर व प्रेम के साथ अनुकरण करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको पूना पैक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के क्रांति का प्रशासनिक कारण नहीं था? लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत। लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत की अगर हम लोग बात करें तो यह 1857 की क्रांति का जो है राजनीतिक कारण था, यह प्रशासनिक कारण नहीं था। खुटकट्टी भूमि व्यवस्था के
विरुद्ध विद्रोह कौन सा था? खुटकट्टी भूमि व्यवस्था के विरुद्ध जो है आपको मुंडा विद्रोह था। मुंडा विद्रोह था जो विद्रोह 1899 से लेकर के 1900 ईस्वी तक बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो है आपको चला था। यही मुंडा विद्रोह जो है खुटकट्टी भूमि व्यवस्था के विरुद्ध में हुआ था। अब खुटकट्टी भूमि व्यवस्था क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा। मुंडा एक जनजाति है। मुंडा जनजाति के लोग सामूहिक रूप से खेती किया करते थे। सभी मुंडा जनजाति के लोग एक साथ ही खेती किया करते थे। तो मुंडा जनजाति के लोग जो सामूहिक खेती किया करते थे उसी को खुटकट्टी भूमि व्यवस्था कहा जाता था। इससे अंग्रेजों को राजस्व काफी कम प्राप्त होता था। जब मुंडा जनजाति के लोग सामूहिक खेती करते थे तो अंग्रेजों को बहुत कम राजस्व जा पाता था। अंग्रेजों को अधिक से अधिक राजस्व चाहिए थी, जिस वजह से अंग्रेजों ने खुटकट्टी प्रथा को समाप्त कर दिया, अर्थात सामूहिक खेती की व्यवस्था को समाप्त कर दिया और कहा मुंडा जनजाति के सभी लोग अपना अलग अलग खेती करेंगे, सभी लोग अपना अलग अलग खेती करेंगे। इससे अंग्रेजों को अधिक राजस्व मिल सकता था, इससे अंग्रेजों को अधिक राजस्व मिल सकता था। जबकि मुंडा जनजाति के लोग यह चाहते थे, नहीं, हम पहले से चली आ रही प्रथा, हम सामूहिक खेती ही करेंगे, सामूहिक खेती में ही जो है उनका विश्वास था। तो इसी वजह से मुंडा विद्रोह हुआ और मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह या महान विद्रोह के नाम से भी जो है आपको जाना जाता है। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट पेश करने का अधिकार दिया गया। बजट पेश करने का अधिकार गवर्नर जनरल को 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही मिल गया था, लेकिन भारतवर्ष में पहली बार बजट पेश हुआ 1860 में। 1860 में पेश किया गया था और जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय जो है राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। और पंचायत का चुनाव जो है भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं करवाया जाता है। भारत का निर्वाचन आयोग सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का चुनाव करवाता है। पंचायती राज व्यवस्था के लिए चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो पंचायत के लिए चुनाव करवाया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। और पंचायत के लिए चुनाव जो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है, राज्य निर्वाचन आयोग के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 243 का के आई में वित्त आयोग है। अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा है और अनुच्छेद 243 के में जो राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा है, राज्य निर्वाचन आयोग ही पंचायत के लिए चुनाव करवाने का काम करता है। उसी प्रकार से जो नगरपालिका है, नगरपालिका के लिए भी चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही करवाया जाता है और नगरपालिका के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है उसकी चर्चा है अनुच्छेद 243 ZA में। अनुच्छेद 243 ZA में नगरपालिका के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी चर्चा है। पंचायत के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी चर्चा अनुच्छेद 243 के में है। पंचायत के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है उसकी चर्चा अनुच्छेद 243 के में है और नगरपालिका के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है उसकी चर्चा अनुच्छेद 243 ZA में है। अनुच्छेद 243 ZA में है। प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है? प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूची को तैयार करता है प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति। प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य गठन की प्रक्रिया में प्रभावित होने वाले राज्यों की राय मांगे जाने का प्रावधान जोड़ा गया? 5वां संविधान संशोधन। राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया किस देश से ग्रहण किया गया है? राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया जो है आपको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया। दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित
कुआं, तालाब एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान करता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कंफ्यूज नहीं होइएगा। अनुच्छेद 15 निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिए मौलिक कर्तव्य टोटल कितना है? 11। 11 मौलिक कर्तव्य है और 11 मौलिक कर्तव्यों में समझ गए इसमें कौन नहीं है? आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा ए नंबर आंसर कैसे होगा, समझिएगा आप। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 21 के क में है। और अनुच्छेद 21 के क के तहत यह एक प्रकार का क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है। यह एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, समझ गए? तो यह मौलिक कर्तव्य नहीं है और मौलिक कर्तव्य कौन नहीं है उसी को चुनना है। आंसर हो जाएगा ए। अब समझिएगा जो 11 मौलिक कर्तव्य है उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य यह है, भाषा पे थोड़ा गौर कीजिएगा। 11वां मौलिक कर्तव्य यह है कि माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा आप अनिवार्य तौर पर उपलब्ध करवाएं। तो मौलिक कर्तव्य में दूसरी भाषा है और मौलिक अधिकार में दूसरी भाषा है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के क में यह कहा गया है कि राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा। गौर कीजिएगा, अनुच्छेद 21 के क में यह कहा गया है कि राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि राज्य सरकार 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे। मौलिक अधिकार में यह बात है, राज्य सरकार का यह कर्तव्य हो गया 21 के क में। वही मौलिक कर्तव्य में यह बात है कि माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा निश्चित तौर पर उपलब्ध करवाएं। तो दोनों में कुछ डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? दोनों में डिफरेंस है ना जी? एकदम से दोनों में डिफरेंस है, समझ गए? कोई कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा, दोनों में डिफरेंस है, समझ गए? अब बाद बाकी ई मौलिक कर्तव्य है, ये भी है, ये भी है। आंसर हो जाएगा ए। कंफ्यूजन नहीं ना? हाँ, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का यह तो अधिकार है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का अधिकार, अधिकार को हस्तगत करने का अधिकार मतलब अधिकार को बढ़ाने या घटाने का अधिकार। हस्तगत का मतलब बढ़ाने या घटाने का अधिकार। तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को नहीं होता है, बल्कि हस्तगत करने का अधिकार होता है भारत की संसद को। हस्तगत करने का अधिकार होता है भारत की संसद को, भारत की संसद को होता है। और जो आपको भारत की संसद होता है वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारों में वृद्धि कर सकता है लेकिन कमी नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का हाँ करते हैं। संसद का सत्रावसान करने का हाँ करते हैं राष्ट्रपति। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर 1960 के दशक में राज्यसभा के सदस्य संभवतः बने थे, 2 कार्यकाल के लिए बने हैं ये। मंत्री परिषद है कैबिनेट के बिल्कुल समान, कैबिनेट से बड़ा, कैबिनेट से छोटा, किसी तरह कैबिनेट से संबंधित नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, एगो होता है मंत्रिमंडल और एगो होता है मंत्री परिषद। एगो होता है मंत्रिमंडल, एगो होता है मंत्री परिषद। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद, ठीक है। देखिए आप सब लोग जानते हैं मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मंत्री जो 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होता है, ठीक है। मंत्रिमंडल,
मंत्रियों का वैसा समूह जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री हो। मंत्रियों का वैसा समूह जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री हो, सिर्फ कैबिनेट मंत्री हो, उसे कहा जाता है मंत्रिमंडल। वही मंत्रियों का वैसा समूह जिसमें कैबिनेट मंत्री, राजमंत्री और उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राजमंत्री और उप मंत्री तीनों हो, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राजमंत्री, उप मंत्री तीनों हो, उसे कहा जाता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद। अब आप स्वयं सोच करके देखिए, मंत्रिपरिषद कैबिनेट के बिल्कुल समान है? नहीं, कैबिनेट से बड़ा है, निश्चित तौर पर कैबिनेट से बड़ा है। मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट होता है और यहां पर मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राजमंत्री, उप मंत्री सब होता है, तो निश्चित तौर पर मंत्रिपरिषद जो है कैबिनेट से बड़ा निकाय है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? अंतिम जिम्मेदारी होती है संसद की। अंतिम जिम्मेदारी होती है संसद की, क्योंकि देखिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 151 के तहत अपना रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उसको रखवाता है संसद के पटल पर और संसद ही अपनी संसदीय समिति, लोक लेखा समिति से उसकी जांच करवाता है और फिर फाइनल रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपा जाता है। तो जो फाइनल टिप्पणी की जाती है वह आपको भारत की संसद के द्वारा। सर्वप्रथम किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय ने 1997 में, केरल उच्च न्यायालय ने 1997 ईस्वी में सर्वप्रथम बंद को असंवैधानिक घोषित किया था। योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया, यह किसका विचार था? योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया, यह अशोक चंद्रा का विचार था। अशोक चंद्रा का विचार था। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र देते हैं। देखिए कल के सेशन में आप याद कीजिए, कल के सेशन में हम एक बात बताए थे, निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग होता है जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, सभी को एक समान अधिकार प्राप्त होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो अन्य निर्वाचन आयुक्त हो या मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, ये अपना त्यागपत्र देते हैं भारत के राष्ट्रपति को। वरीयता अनुक्रम में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के ठीक नीचे कौन आता है? सब आता है। कहिएगा कैसे सब आता है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जो वरीयता क्रम है, वरीयता क्रम जारी हुआ है 26 जुलाई 1979। पहला रैंक है राष्ट्रपति का, दूसरा रैंक है आपको उपराष्ट्रपति का, फिर तीसरा रैंक की अगर हम लोग बात करें, तीसरा रैंक है प्रधानमंत्री का, चौथा रैंक है राज्यों में राज्यपाल का, पांचवा रैंक है भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5 का कमा रैंक है उप प्रधानमंत्री। फिर जो है आपको छठा रैंक है लोकसभा अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इनका छठा रैंक है। फिर 7वां रैंक की अगर आप बात करेंगे तो जो 7वां रैंक है राज्यों का मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, केंद्र सरकार का कैबिनेट मंत्री, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, इस सब का 7वां रैंक है। फिर आपको 7 का कमा रैंक है भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति। फिर 8वां रैंक है राजदूत और राज्य से बाहर, अपने अपने राज्य से बाहर मुख्यमंत्री और राज्यपाल। और फिर 9वां रैंक है सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को छठा रैंक है और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को 9वां रैंक है। फिर 9 का कमा रैंक,
नौ के कमा रैंक की अगर आप बात करेंगे तो 9 का कमा रैंक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, इन सभी को 9 का कमा रैंक दिया गया है। 9 का क, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इन सभी को 9 का कमा रैंक दिया गया है। तो वरीयता अनुक्रम में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के ठीक नीचे कौन आता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के ठीक नीचे एबीसी तीनों आता है, क्योंकि तीनों को एक समान ही रैंक दिया है 9 का क। बना लिए, आगे। होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? होलकर ट्रॉफी का संबंध है ब्रिज से। संयुक्त राष्ट्र संघ की बजट को अनुमोदित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट को अनुमोदित करने की जिम्मेदारी होती है महासभा। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव होते हैं उन्हीं के द्वारा बजट पेश किया जाता है। जैसे भारत के भीतर केंद्रीय वित्त मंत्री बजट पेश करता है, वैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट महासचिव के द्वारा पेश किया जाता है और इसे अंतिम रूप से अनुमोदित करता है महासभा। आर्थिक समृद्धि होती है, इसका संबंध मुद्रास्फीति से है। उपभोक्ता की बजट का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया, अल्फ्रेड मार्शल। किस पंचवर्षीय योजना में कैलोरी प्राप्ति ग्रामीण 2400 कैलोरी तथा शहरी 2100 कैलोरी को गरीबी रेखा निर्धारण का आधार स्वीकार किया गया? 8वीं पंचवर्षीय योजना। सासेर कांगड़ी पर्वत शिखर अवस्थित है। देखिए, जो सासेर कांगड़ी पर्वत शिखर है यह काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जो है लद्दाख में है। काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत लद्दाख में है, अर्थात यह भारत में है। अर्थात यह कहां है? भारत में है, भारत में है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, आप सब लोग जानते हैं क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। फिर क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का है 3,08,000 समथिंग वर्ग किलोमीटर। और इसके बाद जो है आपको महाराष्ट्र 3,07,000 समथिंग वर्ग किलोमीटर आपको है महाराष्ट्र का। फिर आपको कर्नाटक का है 1,91,000 समथिंग वर्ग किलोमीटर और तमिलनाडु का है 1,30,000 समथिंग वर्ग किलोमीटर। 1,30,000 समथिंग वर्ग किलोमीटर। तो आप सजा लीजिए 3, 5, 4, 2, 1। आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से हिमालय प्रदेश की किस घाटी को छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है? मालना घाटी को छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है। वही कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है। टिकरपारा बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? टिकरपारा बांध परियोजना महानदी पर है। कहां है? महानदी पर। पीट एवं जैव मृदा के संदर्भ में विचार कीजिए। भारत में पीट मृदा वाले क्षेत्रों में ही मैंग्रोव वनस्पति का अधिक विकास हुआ है। हाँ, ये अम्लीय स्वभाव की होती है तथा फेरस आयरन होने से प्रायः इनका रंग नीला हो जाता है। हाँ, दोनों सही है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई है? भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण की स्थापना 1890 में की गई है। इसका मुख्यालय कोलकाता में। अलियार, ईसापुर, कंसाबती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? यह जल भंडार है। अलियार तमिलनाडु में है। अलियार तमिलनाडु में है। ईसापुर महाराष्ट्र में है। और कांसाबती जो है आपको पश्चिम बंगाल में है। कांसाबती पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में है। तो ये तीनों जो है आपको जल के भंडार हैं।
कपास तथा तंबाकू किस प्रकार की मौसमी फसल है? कपास और तंबाकू जो है खरीफ फसल है, खरीफ फसल है। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई है 1948 में। 1948 में। सॉरी, परमाणु ऊर्जा आयोग 1948, विभाग 1954। कौन सा विकल्प सही नहीं है, मतलब कौन गलत है? भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता सही है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद नहीं। कहां है? चंडीगढ़, चंडीगढ़ में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून सही है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु सही है, आंसर बी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 68 किस नदी पर है? देखिए ये गोवा में मांडवी नदी पर है, गोवा में मांडवी नदी पर है। 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत? 8.6। अनुसूचित जाति 16.6, अनुसूचित जाति 16.6, जनजाति 8.6। वाल्मीकि जनजाति किस राज्य में निवास करती है? कर्नाटक, कर्नाटक राज्य में। नोगर वाइलम अभयारण्य अवस्थित है मेघालय में। पंडवानी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? छत्तीसगढ़ से है। आगे साइंस में आइए। मिलाइए साइंस। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? टिटनेस, टिटनेस। आगे, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? गन्ना, गन्ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइरीमिडीन क्षार नहीं है? गुआनिन, गुआनिन। अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग नहीं है? रतौंधी, रतौंधी। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वह आती है जल से। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण होता है? फिनॉल और फ्लेवोनॉइड। जलीय विलयन में क्षार धातुओं की अपचायक सामर्थ्य का सही क्रम क्या है? डी नंबर होगा उत्तर। संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है? टेरोलिन, टेरिलीन। कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है ZnCO3। निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? अल्फा कण। निम्नलिखित में उच्च चालक कौन सा तत्व है? सिल्वर। ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? विद्युत घानी तत्व का निकलना, विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा प्राप्त किया जाता? अवतल, अवतल, अवतल। कौन सा मूल मात्रक नहीं है? ओम, ओम मूल मात्रक नहीं है। पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? संचालन। उष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण। सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ बढ़ता है? चलिए इससे आगे मैथ रीजनिंग है। आगे मैथ रीजनिंग वाले सर बताएंगे। सब्जेक्ट वाइज वाला में निकालिए, निकालिए हो।
निकाल दिए, आ गया। चलिए आइए हो, आइएगा अगला क्वेश्चन पे। आइएगा, मौर्य प्रशासन के विषय में जानकारी देने वाला सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? मौर्य प्रशासन के विषय में जानकारी देने वाला सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, समझ गए? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। निम्न कथन पर विचार कीजिए। बिंदुसार को वायु पुराण में सिंहसेन तथा जैन ग्रंथों में भद्रसार कहा गया है। गलत है। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार या वारीसार और जैन ग्रंथ में सिंहसेन, यानी उल्टा हो गया है और जाने बुझकर दिया गया है। ठीक है, गलत है। बिंदुसार के काल में भी चाणक्य ही प्रधानमंत्री थे। हां, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी प्रधानमंत्री के पद पर चाणक्य थे और बिंदुसार के समय में भी प्रधानमंत्री के पद पर चाणक्य ही थे। समझ गए? सही है। सीरियाई सम्राट ने बिंदुसार को दो चीज, सूखी अंजीर तथा अंगूरी मदिरा ही भिजवाया और तीसरी मांग भिजवाने से इनकार कर दिया। देखिए, कहा जाता है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो बिंदुसार बना था, अयोग्य शासक था, लेकिन विदेश नीति उनका थोड़ा ठीक ठाक था। उनके समकालीन, बिंदुसार के समकालीन सीरिया के शासक थे एंटियोकस प्रथम। बिंदुसार के समकालीन जो सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम थे, बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से 3 वस्तु की मांग किया, सूखी अंजीर, मदिरा और एक दार्शनिक। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने सूखी अंजीर और मदिरा भेज दिया। मदिरा यानी शराब, अंजीर फल होता है, ये दोनों भेज दिया, लेकिन दार्शनिक भेजने से इनकार कर दिया। लेकिन दार्शनिक भेजने से इनकार कर दिया और दार्शनिक भेजने से इनकार करते हुए एंटियोकस प्रथम ने यह कहा कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिक का क्रय विक्रय करना अपराध है, तो इसलिए नहीं भेजा। समझ गए? तो ये भी क्या है? सही है। कौन कौन सा सही? 2 और 3। कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। हां, सही है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक को दीपवंश में करमौली कहा गया। हां। मास्की के लघु शिलालेख में अशोक स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। हां। उदयगोलम अभिलेख में अशोक को मगध सम्राट कहा गया। नहीं, उदयगोलम अभिलेख में अशोक को अशोक ही कहा गया है। नेट्टूर, उदयगोलम, मास्की, गुर्जरा, ये सब में अशोक को अशोक कहा गया है। अशोक को मगध सम्राट राजस्थान के भाबरू या बेड़ाट अभिलेख में कहा गया है। राजस्थान के भाबरू या बेड़ाट, राजस्थान के भाबरू या बेड़ाट अभिलेख में अशोक को कहा गया है मगध सम्राट। अशोक को कहा गया है मगध सम्राट, मगध सम्राट कहा गया है। और इसके अलावे अशोक को उसके अधिकतर अभिलेखों में, अशोक को उसके अधिकतर अभिलेखों में कहा गया है देवनाम प्रियदर्शी, अर्थात देवता का प्यारा। आंसर हो जाएगा डी। अशोक के 14 बृहद शिलालेख है। अलग अलग शिलालेख में अलग अलग बात की चर्चा है। प्रथम बृहद शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है और यह कहा गया है कि सभी मनुष्य मेरे संतान हैं। पशु बलि की निंदा। फिर दूसरा बृहद शिलालेख की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा बृहद शिलालेख में जो है पड़ोसी राज्य चेर चोल पांड के विषय में और साथ ही साथ जो है चिकित्सा के विषय में जो है जानकारी दिया गया है। और अशोक के विषय में कहा जाता है प्रथम
भारतीय शासक अशोक हुआ जिन्होंने अस्पताल का निर्माण करवाया था। और मानव के लिए ही चिकित्सालय का निर्माण ही नहीं बल्कि पशुओं के लिए भी चिकित्सालय का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। तो दूसरा शिलालेख चेरचोल पांड्य। चौथा शिलालेख देखिए, ध्यान दीजिएगा, अशोक अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में हिंसक हुआ करते थे, लेकिन कलिंग युद्ध अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में जब लड़ा तो उसमें भारी जानमाल की क्षति हुई और उसी के बाद अशोक ने भेड़ी घोष के जगह धम्म घोष की घोषणा किया। यानी अशोक ने यह कहा कि अब हम भौतिक रूप से क्षेत्रों को ना जीतेंगे बल्कि धर्म के माध्यम से क्षेत्र को जीतेंगे। यही भेड़ी घोष के जगह धम्म घोष की घोषणा जो की गई है उसकी चर्चा है चौथे बृहद शिलालेख में। आगे, अशोक जब बौद्ध धर्म अपनाया ना, तो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए जितने भी स्थल थे, जैसे कि आपको सारनाथ हो गया, जैसे कि आपको लुम्बिनी हो गया, बोधगया हो गया, इन तमाम जगहों की यात्रा महान मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा किया गया। तो अशोक के द्वारा जो धर्म यात्रा की गई थी उसके विषय में जानकारी हमें 8वां बृहद शिलालेख देता है। फिर 13वां शिलालेख, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है कलिंग युद्ध का चर्चा है और कलिंग युद्ध के साथ साथ जो है अपराध करने वाले आटविक जातियों की भी चर्चा 13वें बृहद शिलालेख में ही है। तो कलिंग युद्ध की भी चर्चा है और अपराध करने वाली आटविक जातियों की भी चर्चा 13वें बृहद शिलालेख में ही है। क्या होगा उत्तर? मिलान करें, देखिए ध्यान दीजिएगा, मौर्य काल के विषय में जानकारी अर्थशास्त्र देता है और अर्थशास्त्र में बड़े अधिकारी को तीर्थ कहा गया है जिसकी संख्या 18 और उससे छोटे अधिकारी को अध्यक्ष कहा गया है जिसकी संख्या 26। तो जो अध्यक्षों की संख्या 26 है उसी संदर्भ में है पोतवाध्यक्ष। पोतवाध्यक्ष मापतौल विभाग का अध्यक्ष, सुनाध्यक्ष बुचरखाने का अध्यक्ष। बुचरखाना समझते हैं ना, क्या होता है जो वहां पे गाय भैंस काटा जाता है, हाँ उसी को बुचर खाना। हाँ, पन्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष। टकसाल मतलब जहां पर रुपया पैसा ढाला जाता उसी को टकसाल, उसी के अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष। क्या होगा? डी। रिपीटेड क्वेश्चन है ना, ये रिपीटेड है, कल नहीं दिए थे, कल भी दिए थे ये क्वेश्चन, समझ गए, आज भी है। क्या होगा? सी होगा, रिपीट हो जाता है होगा। आगे देखिए, आप गौर कीजिएगा तो मुगल काल के जो कुछ बदनाम साहित्य है उसको छोड़कर जो बदनाम नहीं है, जो याद नहीं रहता है, वो सब साहित्य हम दे दिए हैं। कल कुछ साहित्य था, कल तो 4 दूना 8 गो साहित्य था, आज भी 4 गो साहित्य है, समझ गए। आज भी देखिए 4 गो या 8 गो होगा, हमको लगता है, जो भी हो। तो मुगल कालीन जितने महत्वपूर्ण साहित्य सब की चर्चा हम आपके साथ कर दे। पूछेगा तो उसी में से कोई एक पूछेगा, समझ गए। याद रखना आपका काम है, क्योंकि क्रेडिट भी तो हम आप ही को देते हैं। हम क्रेडिट लेते हैं नहीं लेते हैं, समझ गए। तो इसलिए याद भी रखना आप ही का काम है। वाकियात आलमगीरी, आकिल खां, हाँ आकिल खां ही होगा। खुलासत उल तवारीख सुरजन राय भंडारी, मुंतखाब उल लुआब खफी खां, मासिर आलमगीरी मुस्तंद खां। देखिए ये तमाम ऐसे साहित्य है जो हमें औरंगजेब के शासनकाल के विषय में जानकारी देता है। औरंगजेब कालीन ये साहित्य 1, 2, 3 और 4। कौन सा मुगल बादशाह लंपट मुर्ग के नाम से जाना जाता है? लंपट मुर्ग के नाम से जाना जाता जहांदार शाह। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, घिरनीत कायर, फरूख सियर। किस मुगल बादशाह के काल में कंधार मुगलों से छीन लिया गया? कंधार मुगलों से जहांगीर के समय छीन लिया गया था। किसके समय? जहांगीर के समय। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहली बार कंधार मुगलों से 1622 ईस्वी में जहांगीर के समय छीन लिया गया था और ईरान के शाह, ईरान के शासक को शाह कहा जाता था, ईरान के शाह ने कंधार पर कब्जा कर लिया। लेकिन फिर जब जहांगीर के बाद जब शासक शाहजहां बना तो
तो शाहजहां के समय कंधार फिर से मुगलों के अधीन 1638 ईस्वी में आ गया, 1638 ईस्वी में आ गया। लेकिन शाहजहां का जो शासनकाल है, आप सब लोग जानते हैं, शाहजहां का शासनकाल है 1628 से 1657। शाहजहां के शासनकाल में 1638 ईस्वी में कंधार फिर से मुगलों के अधीन आ गया, परंतु शाहजहां के शासनकाल में ही 1649 ईस्वी में हमेशा के लिए कंधार मुगलों से छीन लिया गया, हमेशा के लिए कंधार मुगलों से छीन लिया गया। तो यहां पर जो है यह प्रश्न नहीं है कि हमेशा के लिए कंधार मुगलों से किसके समय अलग हो गया। तो देखिए दोनों अलग अलग चीज है, गौर से सुनिएगा। सर्वप्रथम कंधार मुगलों से छीन लिया गया जहांगीर के समय, और कंधार हमेशा से मुगलों के लिए छीन लिया गया शाहजहां के समय, शाहजहां के समय। तो हमेशा शब्द का प्रयोग नहीं है, जब किसी भी चीज का प्रयोग ना हो तो प्रथम को लेकर के जो है आपको चलना है, और इसी आधार पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जहांगीर। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? हाँ। आज जो है, आज पॉलिटिका खत्म हो जाएगा, आज तो खत्म हो ही जाएगा, ठीक है। कल जो है वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न, और कल जो है ना सोच रहे हैं कि मॉक टेस्ट नहीं रखे, उसके जगह पे रिवीजन करवाएं। क्या सब्जेक्ट वाइज होगा? सब्जेक्ट वाइज तो होगा, क्योंकि वो रोका नहीं जा सकता, क्योंकि जो होमवर्क दिए हैं 23 तारीख तक का, वो होमवर्क 23 तक का न है, 23 तक है ना, 23 तक है, उसमें एक दिन रोक दीजिएगा तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। मतलब फिर से हो नहीं पाएगा, समझे? फिर पूरा हो नहीं पाएगा। यानी हम क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? देखिए जो डेली क्लास कर रहे होंगे उस चीज को समझ रहे होंगे, और जो बीच में आए होंगे उनको तो, उनके लिए उनको तो हम नोबेल प्राइज देंगे, ठीक है। तो जो है आपको, रुकिए, वर्ल्ड हिस्ट्री का पीडीएफ भेजते हैं। और एनसीईआरटी बेस्ड है, सारा डाटा इसमें एनसीईआरटी का दिए हैं, समझिएगा। अभी ये भेज देते हैं, और मॉडर्न का रात में भेज देंगे। मॉडर्न का जो है तैयार है पीडीएफ, सिर्फ जो है देखिए गया जी, 40 गो क्वेश्चन है, मात्र 40 गो क्वेश्चन, समझे? देखिए गया वर्ल्ड हिस्ट्री का, नहीं गया है? एगो कोई हमको मोबाइल खरीद के दे दीजिए, नया वाला मोबाइल मेरा खराब हो गया है। एगो मोबाइल खरीद के दीजिए हमको, श्वेता से मांग लीजिए ना, कहिएगा नौकरी तो होवे करेगा हमको। सोच रहे एगो बढ़िया मोबाइल ले, आप लोग हमको मानबे नहीं करते हैं। देखिए चल गया है, भेज दिए हैं दोनों ग्रुप में। 40 क्वेश्चन विद डिस्कशन दोनों है, इसको एक बार अपने से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, समझे? और आज रात में हम आपको भेज देंगे मॉडर्न का, ठीक है, मॉडर्न भेज देंगे ऑनलाइनर, जैसे पॉलिटिका है, और वर्ल्ड हिस्ट्री जो है हम आपको भेज दिए हैं। तो कल जो है ना, कल जो है सिर्फ रिवीजन करवाएंगे, कल टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट का सही करेक्शन किया हुआ आंसर दे देंगे और रिवीजन करवाएंगे। 12 से 1 में टेस्ट हो जाएगा, उसका आंसर दे दिया जाएगा, आप अपना मिला लीजिएगा, और मान करके चलिए 1 बजे से ही मान करके चलिए, 1 बजे से रिवीजन शुरू करेंगे, समझ गए? फिर 3 बजे या 3:30 बजे तक होगा, फिर आधा घंटा गैप दे देंगे, फिर 4 बजे से 6 साढ़े 6 बजे तक होगा,
समझ गए, ऐसे करके जो है 2-3 शिफ्ट में, क्या विचार आए, ठीक रहेगा ना? हाँ, तो ये जो पीडीएफ भेजे हैं इसको आप अपने से भी पढ़ लीजिएगा। मान लिया जाए हम नहीं करवा सके, मान लिया जाए, समझिए हम नहीं करवा सके, तो कम से कम अपने से भी पढ़ लीजिएगा तो फायदा ना कर जाएगा जी, समझ गए। क्वेश्चन आंसर डिस्कशन भी दे दिए हैं, समझ गए। अब जब सब चीज परोस दिए हैं, अब नहीं खाइएगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। अब नहीं खाइएगा, कहिएगा हम भूखे हैं, तो सामने में सब चीज परोसा हुआ है, खा लीजिए आराम से आप। चलिए, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का भेज दिए हैं पीडीएफ, ठीक है। आए? 1 साल बिहार स्पेशल भी भेज दे। अच्छा, पहले ई कल पढ़ के आइए ना, कल ही पढ़ के आइए, पूछेंगे, हाँ जवाब दे दीजिएगा, तब तुरंत बिहार है मेरे पास सब चीज का पीडीएफ। काहे भेजेंगे, नहीं भेजेंगे। चलिए, मुगल कालीन साहित्य 4 गो पहले था, 5 गो यहां पे है, 5 4 9 तो यहीं पे हो गया, कल 8 गो बताए थे, समझ गए। तारीख रसीदी, ये जो है मिर्जा हैदर दुगलात की रचना है। कानून हुमायूनी खोंदमीर की रचना है। तोहफा अकबर शाही अब्बास खां शेरबानी। तारीख शाही अहमद यादगार। नफाइसुल मासिर मीर अलाउद्दुल काजवानी। क्या होगा? बी। बंग भाषा प्रकाशक सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना कब हुई है? देखिए, राजा राम मोहन राय के सहयोगियों के द्वारा 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशक सभा नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई है, 1836। और एक बात और आप जानिए, जो बंग भाषा प्रकाशक सभा है यह भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन माना जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में बंग भाषा प्रकाशक सभा ना हो तो इस कंडीशन में जो है भारत की प्रथम राजनीतिक संगठन मानी जाती है लैंड होल्डर सोसाइटी, जो कि 1838 ईस्वी में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था। द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था। और लैंड होल्डर सोसाइटी का उद्देश्य था भारत के जमींदारों को उनका हक और अधिकार दिलाना। लैंड होल्डर सोसाइटी का ही हिंदी होता है जमींदारी संघ, जमींदारी संघ या जमींदारी एसोसिएशन। तो लैंड होल्डर सोसाइटी जो कि 1838 ईस्वी में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था, उसका उद्देश्य था जमींदारों को उसका हक और अधिकार दिलाना। लेकिन लैंड होल्डर सोसाइटी अपने लक्ष्य को पाने में असफल रह गया। तत्पश्चात बंगाल के उस समय के एक बहुत बड़े जमींदार राधाकांत देव हुआ करते थे। बंगाल के बहुत बड़े जमींदार राधाकांत देव के द्वारा 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की गई। तो जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में राधाकांत देव के द्वारा की गई है। सिविल सेवा में पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया कब से शुरू हुई है? 1853। अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में एमजी रानाडे के द्वारा किया गया है। कुछ स्रोत पूना सार्वजनिक सभा को लिखता है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई है। कुछ स्रोत पूना सार्वजनिक सभा को लेकर लिखता है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में हुई है। लेकिन वास्तविकता यह है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई है 1870 में एमजी रानाडे। लंदन इंडियन कमिटी पुरुषोत्तम मुदलियार सही है। लंदन में स्थापित एक राजनीतिक संगठन है लंदन इंडियन कमिटी, जो कि 1862 ईस्वी में पुरुषोत्तम मुदलियार के द्वारा स्थापित किया गया था। मद्रास महाजन सभा एम वीर राघवाचारी सही है। 1884 ईस्वी में मद्रास में स्थापित किया गया था। इंडियन लीग सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं, गलत है। देखिए, जो इंडियन लीग है, इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष के द्वारा जो है आपको इंडियन लीग की स्थापना की गई थी, न कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा डी।
क्लियर है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में स्थापित हुआ है, 1885 में स्थापित हुआ है। वही जो इंडियन एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में कोलकाता में, 1876 में कोलकाता में एसएन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इंडियन एसोसिएशन को मिला दिया गया है 1886 ईस्वी में, 1886 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई है, और इंडियन एसोसिएशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हुआ है 1886 में। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना 1875 में किसके द्वारा की गई है? कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना 1875 में आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया, आनंद मोहन बोस। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुई है, इसके संस्थापक है दादा भाई नेरोजी। मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में हुई है, इसके संस्थापक है बी राघवाचार्यार। इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1876 में हुई है, इसके संस्थापक है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन लीग, इसकी स्थापना 1875 में हुई है, इसके संस्थापक है शिशिर कुमार घोष। मिलाइए, क्या होगा? डी। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इसकी स्थापना 1918 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। और एक बात और जानिए, जो इंडियन एसोसिएशन है, इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा ही किया गया था, लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी को इसमें साथ दिया था आनंद मोहन बोस। तो यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। तो ऐसा नहीं है कि इसके संस्थापक ही ना है, मूल संस्थापक यही है। लेकिन अगर इंडियन एसोसिएशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को मार देते हैं, तो फिर भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ में किसके साथ जाते हैं? तो उदार संघ का भी निपटारा करना है, तो उदार संघ के संस्थापक में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ जाइए, इंडियन एसोसिएशन में इसके साथ चले जाइए, क्योंकि एसएन बनर्जी को आनंद मोहन बोस ने साथ दिया था। कुछ समझे? यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, कांग्रेस को तोड़ने के लिए, कांग्रेस को कमजोर करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने 1888 ईस्वी में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। तो 1 2 4 3 डी। बेताज बादशाह के उपनाम से किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक। भारत का बेताज बादशाह बाल गंगाधर तिलक, बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो बिना ताज का बादशाह अगर होता, बिना ताज का बादशाह, तब हो जाता आंसर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। लेकिन यहां पर है बेताज बादशाह, बेताज बादशाह कहा जाता बाल गंगाधर तिलक को। कंफ्यूजन नहीं ना है? और अगर आप थोड़ा गौर किए होंगे तो जो आपको मटेरियल हम दिए थे उसमें जितना भी कंफ्यूजिंग आंसर वाला था या जिसमें थोड़ा बहुत एरर रह सकता है, वही सब क्वेश्चन उठा करके प्रयास करते हैं यहां देने का, ताकि जो है आपका एरर फ्री हो जाए। वो समझ रहे हैं? आप थोड़ा गौर कीजिएगा, हम उसी सबको मैक्सिमम वही सब क्वेश्चन देते हैं। समझे? पता नहीं अब आप रिवीजन करते हैं या नहीं करते हैं, वो तो भगवान जाने। समझे? हमको तो विश्वास ना है। सच कहिए ना, हमको अगर पूछा जाए आप करते हैं या नहीं करते, तो हम एकदम स्पष्टता पूर्वक कहेंगे ना, कोई नहीं करता है। एकदम क्लियर कट वे में। सही में करते हैं, करते हैं। पता नहीं, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा। विश्वास तब होगा जब रिजल्ट आएगा आप लोग का। चलिए, क्या आएगा ना? हाँ, रिजल्ट तो आ जाएगा। कुआं,
निजी व सरकारी नलकूप, तालाब, ड्रिप सिंचाई आदि को किस सिंचाई योजना के अंतर्गत रखा जाता है? लघु सिंचाई, लघु सिंचाई के अंतर्गत जो है आपको रखा जाता है। नोगाल नहीं होगा, नांगल होगा यहां पर, नांगल। नांगल परियोजना का संबंध पंजाब से है, सतलज नदी पर, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना है। कालीसील परियोजना कालीसील नदी पर राजस्थान में, कालीसील परियोजना कालीसील नदी पर ही है राजस्थान में, छोटी नदी है एक। मूला परियोजना महाराष्ट्र में मूला नदी पर है। और वलियार यलासल परियोजना केरल में कोरायर नदी पर है, केरल में कोरायर नदी पर है, केरल में कोरायर नदी पर है। तो बी नंबर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नींव कब रखी गई? देखिए, जो इंदिरा गांधी नहर है देश की सबसे लंबी नहर है, भारत की सबसे लंबी नहर है। इसकी लंबाई है 649 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, लंबाई है 649 किलोमीटर। और यह नहर हरिके बैराज से निकलती है। पंजाब में सतलज और ब्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज है, उस हरिके बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर निकलती है। और इसकी नींव 30 मार्च 1958 को उस समय के गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा रखा गया था। गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा रखा गया था। सिंचाई परियोजना है, अलग अलग राज्य में सिंचाई परियोजना को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जाबो नागालैंड, बांसबुंद मेघालय, डोंग असम, झोमपुरू पश्चिम बंगाल। एबीडीसी त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया? रिपीटेड क्वेश्चन है, कल भी ये क्वेश्चन आया था, 1996-97। जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण का गठन कब किया गया है? 2001। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा जल के साथ उर्वरकों को भी मिलाकर सिंचाई की प्रक्रिया की जाती है? फर्टिगेशन सिंचाई एक ऐसी सिंचाई होती है जिसमें जल के साथ उर्वरक को मिलाकर जो है सिंचाई किया जाता है। और इसका खोजकर्ता देश है इजराइल। भारत की कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है? दामोदर नदी घाटी परियोजना अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। और स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जिसका निर्माण 1948 ईस्वी में हुआ है दामोदर नदी पर। और इस परियोजना के अंतर्गत दामोदर नदी पर पंचायत बांध है। अब बराकर नदी पर मैथन, बाला पहाड़ी और तिलैया बांध है। और कोनारी नदी पर कोनारी बांध है। टिहरी बांध के पीछे निर्मित झील को क्या नाम दिया गया है? देखिए, उत्तराखंड राज्य में भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी बांध परियोजना है। और इस बांध के पीछे जो झील है उसे नाम दिया गया है स्वामी रामतीर्थ सागर। राष्ट्रीय जल ग्रिड की संकल्पना सबसे पहले किसने प्रस्तुत की है? राम मनोहर लोहिया ने। देखिए, राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन के तहत जो है ना, देश में जितने भी नदी है उसको नहर से कनेक्ट कर दिया जाएगा, ताकि नहर में जो है वर्ष भर पानी रहेगा। और जब नहर में वर्ष भर पानी रहेगा तो किसानों को सिंचाई में जो है सुविधा होगा। इसी वजह से राष्ट्रीय जल ग्रिड की संकल्पना जो है राम मनोहर लोहिया के द्वारा आपको किया गया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आने की संभावना है। सलमा बांध का निर्माण किस नदी पर भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है? सलमा बांध का निर्माण अफगानिस्तान में हरिरुद नदी पर भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य कौन है? पंजाब। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत सर आर्थर कॉटन। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहर है
का निर्माण गंगा सिंह ने कब करवाया? 1927। यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपसभापति को। देखिए ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 89 से लेकर के अनुच्छेद 96 तक बताए हैं? नहीं बताए? एकदम बताए। अब नहीं याद है तो हम कुछ नहीं कह सकते। यहां पर देखिए अनुच्छेद 178, 79, 80, 81 और फिर 182, 183, 184 और 185। देखिए ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 178 यह कहता है विधानसभा में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होगा। विधानसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा, यह बात अनुच्छेद 178 कहता है। 179, विधानसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देंगे। अर्थात त्यागपत्र देगा तो पद खाली होगा, तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने या पद खाली होने के विषय में जानकारी अनुच्छेद 179 देता है। फिर अनुच्छेद 180 यह कहता है कि विधानसभा के अध्यक्ष के जो कार्य अधिकार शक्ति है उसकी जानकारी 180 में, और 181 यह कहता है कि विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसको पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं करेगा। 181 यह कहता है। फिर 182, विधान परिषद में एक सभापति और एक उपसभापति होगा। फिर 183, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के पद रिक्त होने के विषय में बतलाता है। और अनुच्छेद 183 यह कहता है कि विधान परिषद के सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देगा। और अनुच्छेद 184, विधान परिषद के सभापति के कार्याधिकार शक्ति। और अनुच्छेद 185 यह कहता है कि विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 183 के अनुसार उपसभापति को देगा, आंसर सी। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तो विधेयक उसी रूप में पारित समझा जाएगा। विधेयक उसी रूप में पारित समझा जाएगा, वह दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन गलत है? कानून बनाने में विधान परिषद भाग लेती है, हां। मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्य को नहीं है, गलत है। एकदम है, एकदम है, हां है। आंसर हो जाएगा बी, यही गलत है, गलत चुनना था। विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य? देखिए, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, कम से कम 2 बैठक होना आवश्यक है। कम से कम 2 बैठक होना आवश्यक है एक वर्ष में। राज्य के विधान परिषद के सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं 1/3। देखिए ध्यान दीजिएगा, विधान परिषद के 1/3 भाग सदस्य विधान परिषद के सदस्यों, विधान परिषद के 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। फिर 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय के सदस्यों द्वारा, 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, 1/12 शिक्षक और 1/12 छात्र। कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है, अपवाद गोवा सिक्किम है। सही है या गलत? अनुच्छेद 170 को पढ़िए, अनुच्छेद 170 के अनुसार यह क्या है? सही। विधानसभा के सत्रावसान का आदेश विधानसभा का अध्यक्ष देता है? नहीं, विधानसभा के सत्रावसान का आदेश देता है राज्यपाल, राज्यपाल देता है। यही गलत है, यही उत्तर हो जाएगा, बाद बाकी सब सही है। किसका मिलान गलत है? पश्चिम बंगाल 294 विधानसभा सीट, नहीं गलत है। पश्चिम बंगाल में है 294, 292 नहीं बल्कि 294। महाराष्ट्र 288 सही है, मध्य प्रदेश 230 सही है, बिहार 243 सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राज्यपाल, अर्थात प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। वही केंद्र के संदर्भ में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति। कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। हां, विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने
से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राज्यपाल को देनी होती है? नहीं, जिसको हटाना है उसको देना होता है। अध्यक्ष को हटाना है तो अध्यक्ष को देना होगा, उपाध्यक्ष को हटाना है तो उपाध्यक्ष को देना होगा। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। हाँ। राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 30% सीटें आरक्षित है। हाँ, आंसर बी। किन दो राज्यों में विधानसभा की सीटों की संख्या बराबर है? देखिए, बिहार में है 243, तमिलनाडु 234, कर्नाटक 224, मध्य प्रदेश 230, हरियाणा 90, छत्तीसगढ़ 90, पंजाब 117, ओडिशा 147। तो एक समान है सी में। हेती की राजधानी कहां है? पोर्ट ऑफ प्रिंस। इसकी मुर्दा है गोल्डे। गोल्डे। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को। 25 मई को मनाया जाता है। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया? 1965। कौन बकरी की नस्ल नहीं है? मेवाड़ी ऊंट का नस्ल है, राजस्थान में पाया जाता है। बाद बाकी सब बकरी का नस्ल है। किस व्यक्ति को लोकप्रियता के कारण उन्हें गुजरात के जनक के रूप में जाना जाता है? रविशंकर महाराज। ओपेक के संस्थापक सदस्य नहीं है यूएई। ओपेक 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 का फुल फॉर्म ऑर्गनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका गठन 1960 में 5 देशों के द्वारा मिलकर किया गया था। कुवैत, वेनेजुएला, ईरान, इराक, सऊदी अरब। यही 5 देश मिलकर के 1960 ईस्वी में ओपेक की स्थापना किया था। इसका मुख्यालय नगर है वियना। वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या 14 है। 14 है और वर्तमान में यूएई भी इसका सदस्य देश है, लेकिन संस्थापक सदस्य यूएई नहीं हुआ करता था। चाइनामैन पुस्तक के लेखक कौन है? सेहान करुणा तिलक। श्रीलंका का है। यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय का मुख्यालय कहां है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में है। शांति का प्रतीक है। ओलिव की शाखा कबूतर पक्षी दोनों। कमल का फूल सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। सभ्यता और संस्कृति का। एरोफ्लोट किस देश की विमान सेवा है? रूस। रूस की विमान सेवा है। चलिए अब आगे साइंस है। आइए आंसर मिलाइए। बिट्टू सर तो एकदम मजा मार रहे हैं घर पे। आज हम मैसेज किए तो उधर से मैसेज करते हैं आज हम बहुत बिजी हैं, आज मूर्ति भसौन है, आज हम बहुत बिजी हैं, आज हमको कुछ मत बोलिए। चलिए आइए 56 बी होगा उत्तर। 57 ए यकृत। 58 ए। 59 डी इनमें सभी। डी उपर्युक्त में सभी। डी है जी यहां पे। बी होगा। बी होगा यूरिया और नाइट्रोजन। 61 ए।
है गलती आप लोग लिखा रहे हैं, हमको लग है ना, गलत बोल रहे हैं। वोमेन कैप्सूल, हेनले का लूप, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर में सीधे बाहर खुलता है? मूत्र मार्ग। वृक्क किस ग्रंथि के ऊपर स्थित है? एड्रिनल। एक और तीन। रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है? सब में। सब जरूरी है नहीं जी। मानव उत्सर्जन तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 2 3 सब सही है। 67 का डी। 68 सोडियम नाइट्रेट, 68 डी। 69 भासो प्रेसिन। मिक्सुरिसन। रडार की कार्य प्रणाली, रेडियो तरंगों का परावर्तन। ध्रुवन, सी। श्रव्य ऑडिबल। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिक? लोहा। लोहा होगा ना? है ना? ग्रेनाइट होगा ना? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट होगा है? लोहा होगा। यहां पे तो ग्रेनाइट दिया हो, ग्रेनाइट होगा। अच्छा सुनिए 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 सुनिए, है नोट्स में ग्रेनाइट है। 75 नंबर क्वेश्चन हम डाउट में रखते हैं, सर से कंफर्म होकर के बता देंगे। यहां पर ग्रेनाइट मारा हुआ है, यहां पे जो मारा हुआ है हम मार देते हैं, ठीक है। ग्रेनाइट हम ध्यान में रखेंगे, पूछ करके बता देंगे। 76 332 मीटर प्रति सेकेंड। 77 95 डेसिबल। 78 तारत्व अधिक होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग होता है अनुप्रस्थ। अवरक्त का तरंग दैर्ध्य है 10⁻⁻⁴। सी, हाँ सी सही है। 82 डी। 83 बी। 84 बी। 85 बी। 86 86 डी। 87 87 बी डी। 88 सी, एकदम ऑप्शन ए याद कर लिए। 89 डी, लगता है पढ़ते हैं आप लोग। बी। 91 डी, 2 3 और 4। 92 सी, 1 2 और 4। 93 ए। 94 सी। 95 डी। 96 बी। 97 ए होगा, ए होगा। 98 निगम कर से ए। 99 बी। 100 चलिए आगे जो है
आपका मैथ और रीजनिंग होगा, और 6 बजे से, कितना बजे से? 6 बजे, 5:30 बजे तक तो मैथ रीजनिंग हो ही जाता है। 6 बजे से जो है पॉलिटी का रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। और पॉलिटी खत्म हो जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी हम भेज ही दिए हैं, और सॉरी वर्ल्ड हिस्ट्री भेज ही दिए हैं। कल वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। कल जो है सिर्फ एक को टेस्ट रखे, सब्जेक्ट वाइज वाला, सब्जेक्ट वाइज वाला रख देते, होमवर्क वाला, और उसके बाद जो है बाद बाकी रिवीजन करवा देते हैं, क्या ना? और उसका भी आंसर दे देंगे, सिर्फ आंसर दे देंगे, रिवीजन करवा देंगे। बहुत ज्यादा रिवीजन हो जाएगा, तब 2-3 शिफ्ट में हो जाएगा तब रिवीजन। क्या विचार? विचार ठीक है? चलिए ठीक है, आगे मैथ रीजनिंग कीजिए।